BHU में कभी आएंगे तो यहाँ पे हम दिखाएंगे जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें गवर्नमेंट के नाम से कि आपको फ्लाई से बनी हुई ब्रिक्स को यूज करना है, और वो लोग यूज भी कर रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही है कि हमको थोड़ा सा आज बड़ा डाउट लग रहा है, हमारा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोग बताते रहे कि सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। चलिए, अब ब्रिक का जब हम बात करते हैं तो ब्रिक आप लोग अगर इसको डिफाइन करते हैं तो ब्रिक इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टू मेक द वॉल्स, pavements and other elements in the masonry constructions. Traditionally, the term brick referred to a unit composed of clay, but it is now used to denote any rectangular unit laid in mortar. ठीक है, पहले ट्रेडिशनली जो क्ले से बना हुआ स्ट्रक्चर होता था उसको हम ब्रिक कहते थे। नाउअडेज डेफिनेशन इज चेंज, एनी रेक्टेंगुलर यूनिट जो कि आप किसी भी चीज का बना हुआ है उसको हम ब्रिक कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे मार्केट में आइसक्रीम का भी ब्रिक आता है तो उसको ब्रिक ही बोलते हैं। आप जब आइसक्रीम लेने जाएंगे तो उससे पूछेंगे भाई ब्रिक है, 1 किलो की ब्रिक है, 2 किलो की ब्रिक है, तो वो इसलिए सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स ब्रिक की कैटेगरी में आ गए। इट मे बी यहाँ पे, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो जो मोटार, ये टर्म क्लियर है? मोटार किसको कहते हैं? कोई को आइडिया है मोटार? बोलिए भाई आप लोग को, इसलिए हम पूछते हैं कि पता नहीं कनेक्टिविटी है कि नहीं, सो तो नहीं रहे हैं आप लोग? क्या बोले सर? नहीं सुनाई दी, आवाज नहीं आ रही हमारी क्लियर? सर यहाँ नेटवर्क। चलिए, सीमेंट यूज किया, ये डेफिनेशन ब्रिक है। ब्रिक का डेफिनेशन है, ब्रिक इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टू make the walls, pavements and other elements in the masonry construction. Traditionally the term brick referred to, दो टर्म इसमें आ रही है। एक आ रहा है, देखिए ये मोटार, इसकी हम बात कर रहे हैं, और एक आ रहा है मेसनरी कंस्ट्रक्शन। इससे फेमिलियर है? क्या मतलब है मोटार? बताइए। मोटार मसाला होता है सर, ईंटा जोड़ने वक्त में, घर जोड़ने वक्त में जो सैंड और सीमेंट। वेरी गुड। मोटार मतलब जो बालू का मसाला है जिसमें सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश भी कर सकते हैं, ये जो मटेरियल है इसको हम मोटार कहते हैं। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं कि ईंट को जोड़ने के लिए जो बालू और सीमेंट का मटेरियल, बालू और फ्लाई ऐश का मटेरियल, बालू और मिट्टी का मटेरियल, उस सबको मोटार कहते हैं। ठीक है, और मेसनरी कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? मेसनरी कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? बोलो भाई। पत्थर से सर जो डिजाइन, मतलब पक्का जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना उसको मेसनरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर बहुत रफ टर्म में हम लोग यूज करें, जिसमें हम लोग ईंट का उपयोग करेंगे, जिसमें आयरन का यूज करेंगे, जिसको पक्का हम लोग बोलते हैं। पक्का मकान, कच्चा मकान को, पक्के मकान को हम लोग मेसनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, हाँ, अब ब्रिक्स के बारे में करते हैं। तो मेजर क्लासिफिकेशन है। अगर ब्रिक्स भी दो तरह की होती हैं, एक है फायर्ड ब्रिक्स और एक है नॉन फायर्ड ब्रिक्स। एक वो ही जिनको कि हम लोग पका के बनाते हैं, है ना, जिसको बर्निंग का ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद ये जो होती है, दिस आर नोन एज द फायर्ड ब्रिक्स। और ये वाला जो वो ईंट है, ब्रिक है, इसको नॉन फायर्ड ब्रिक्स बोलते हैं। इसमें हीट का कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। इसमें सिंपल, जैसे ये पर्टिकुलर इसकी अगर हम बात करें तो ये फ्लाई है, सीमेंट, क्या होते हैं, सीमेंट और सैंड का रहता है सर। आज नहीं आपका नॉन फायर ब्रिक रहता है, वो सीमेंट और सैंड का मिक्सर रहता है। हाँ, सीमेंट और सैंड का, लेकिन सीमेंट थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो ईंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसी की जगह फ्लाई ऐश यूज करते हैं। ये जो फ्लाई ऐश होता है, ये जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो फ्री में देने को तैयार है। ठीक है, यस सर।
ओके, तो ये बेसिकली क्लियर होगा कि फायर, जिसको हम लोग और इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी फायर ब्रिक्स को आगे, कि ये जो होता है। चलिए अब और एक और क्लासिफिकेशन है, वैसे हम लोग ने उसको एक कर दिया फायर्ड और नॉन फायर्ड ब्रिक्स। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है जो उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक होता है एक्सट्रूडेड ब्रिक्स और एक होता है मोल्डेड ब्रिक्स। ये उसकी बनाने की विधि के ऊपर इसको क्लासिफाई किया जाता है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैटेगराइज्ड बाय मैन्युफैक्चर मेथड्स। ठीक है, अब इसमें बताइए कि क्या एक्सट्रूडेड, आप लोग ने एक्सट्रूजन या एक्सट्रूडेड समझ में आता है कि क्या होता है? कई जगह यूज होता है, स्पेशली एक्सट्रूडर्स एक वर्ड यूज होता है जो कि फूड इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमन है। बताइए अगर आपको पता हो तो। एक्सट्रूडर्स, अरे बोलो भाई, एक सब आपको सर लग रहा है सर कि वायर वर्ड सुना है? नहीं सर, ये वाला नहीं सुना, मोल्डेड वाला सुना है सर, मोल्डेड वाला देखा भी है। राहुल रंजन बोलो, एक्सट्रूडर, एक्सट्रूडर कोई वर्ड सुना है आपने? नहीं सर मे बी सेफ देने के लिए, क्या बेटा? मे बी सेफ देने के लिए यूज किया जाता है। काय के लिए? देखिए, एक्सट्रूडर एक प्रोसेस होता है फूड प्रिपरेशन में, जैसे जो ऑयल या कोई एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे किसी सरसों में से, मस्टर्ड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो डिवाइस यूज होती है, जो एक्सपेलर आप बोलते हैं, उसमें एक एक्सट्रूडर भी वर्ड होता है ना। एक्सपेलर में क्रश करके करते हैं, एक्सट्रूडर्स में एक्सपेलर और एक्सट्रूडर दो अलग अलग चीजें। एक्सपेलर में हम लोग जो मस्टर्ड को डालते हैं, ऑयल एक्सपेलर आप लोग सब जानते होंगे, गांव-गांव में लगे होते हैं सरसों का तेल निकालने के लिए, या जो भी ऑयल सीड से उनके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सपेलर में क्या करते हैं, क्रश करते हैं, मतलब उसको तोड़ भी देते हैं, है ना। और जबकि एक्सट्रूडर में क्या होता है कि बाई प्रेशर उसको दबा के स्क्वीज करके कोई चीज निकाले जाते हैं, तो उसको एक्सट्रूडर्स कहते हैं। ठीक है, एक कॉमन वर्ड है। अब यहाँ पे एक्सट्रूडेड ब्रिक्स में क्या करते हैं कि जैसे कि उसमें डेफिनेशन में लिखा है, मेड एक्सट्रूडर ब्रिक्स जो होती है वो मेड बाय बीइंग फोर्स्ड थ्रू एन ओपनिंग इन ए स्टील डाई विथ अ very consistent size and shape. Wire is used to cut the size after extrusion. The major disadvantage of this method is wire mark is left in the brick. ठीक है, it means क्या होता है कि आप ब्रिक जिससे बनती है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो मटेरियल होता है केवल वो क्ले नहीं होता बेसिकली, ठीक है, क्ले की ब्रिक्स बनती हैं, लेकिन उसमें उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें लाइम, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें कलर देने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये सब चीजें उसको मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब आप बोल सकते हैं कि कंबाइन करके ये सारे मटेरियल को मशीन के थ्रू फोर्स किया जाता है, तो वो तो रॉ मटेरियल रहता है, और जब मशीन में फोर्स करते हैं तो वो एक उसका शेप ले लेती है जो मशीन है। जैसे ये एक्सट्रूजन वाली मशीन है, अगर आपको दिख रही हो, तो इसमें से क्या एक एंड से हम लोग जो मटेरियल है, ये देखिए यहाँ पे ये वो रखा हुआ है, हापर जिसको कह सकते हैं, इसमें मिट्टी डाल देते हैं, ये मिट्टी इस सिस्टम से, डाई से यहाँ से एंटर करते हैं, और फोर्स के थ्रू, मतलब आप उसको प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइजेशन कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम से कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, इस डाई का शेप ले लेता है, और इस तरह से, और ऊपर से भी इसको देखिए आप, एक रोलर चलते जा रहा है, और वो रोलर का फंक्शन क्या है कि जैसे ये जो ज्यादा है इसको कंडेंस कर दे रहा है। होना क्या चाहिए कि ये जो ब्रिक बन रही है इसमें बीच में एयर पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगी कि उसमें मॉइस्चर या जब पानी आप अप्लाई करेंगे तो डैम्पनेस होगी, वो स्टोर कर जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ये एक पूरा, मतलब पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन
लेकिन इसको हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे एक हापर लगा होता है, उससे ये जो क्ले है या जो पूरा मटेरियल है वो एंटर करता है सिस्टम में, और इसको स्क्रू के थ्रू हम लोग आगे की ओर करते हैं। अच्छा, आगे की ओर करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर डाई होती है, उससे ये आगे बढ़ता जाता है। ऊपर से रोलर से इसको प्रेस करते जा रहे हैं तो एक प्रॉपर शेप लेता है, और कुछ समय पश्चात मतलब जैसे जो हमको ऑप्टिमम साइज चाहिए, एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज भी होता है, उससे हम उसको कट करते जाते हैं एक तार से। जैसे कई बार आप लोगों ने कोई चीजें देखी होंगी इस तरह का यूज होते हुए, एक ऐसे पास हो रही है और उसको ब्रेड में इस तरह की चीज यूज होती है। सिमिलर चीज इज यूज्ड इन द ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर कभी आपने ब्रेड को देखा होगा तो ऐसे पास करते जाते हैं और उसमें ऐसे कट करते जाते हैं तो ब्रेड की स्लाइस बन जाती है जो आप लोग बाजार में खाते हैं। तो वो भी एक प्रकार से एक्सट्रूजन मेथड से ही उसको तैयार किया, ठीक है। और मोल्डेड ब्रिक ये है। अब मोल्डेड ब्रिक में भी हम लोग क्या, एक्सट्रूजन वाला समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? यस सर। सभी लोग एक्सप्लेन कर। अनुराग कश्यप सर जैसे यस सर। आया समझ में कि यस सर। बस ऑन करके कहीं घूम रहे हो? नो सर, क्लियर हो रहा है, बट आज यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है सर, आवाज कट कट के आ रहा है तो डिस्टरबेंस से। ये बताइए कि कौन सा टाइम आप लोग को अप्रोप्रिएट रहता है? क्या सुबह और 9 बजे कर सकते हैं? उस समय ठीक रहता है आपका सिस्टम? नहीं सर, यहाँ ऑलवेज ठीक रहता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है सर। ठीक है, चलिए आज ही ये प्रॉब्लम है ना। हाँ भाई, मुंचुर कुमार सर कुछ आया समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है। कौन कौन सी मेथड्स होती है बताओ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की? क्या सर? ईंट हो रहा है, आप लोग गांव में देखे होंगे, अगर कहीं भी या आप जाके देखिए आसपास जो ईंट का भट्टा है उसमें आप जरूर विजिट करिए, आपके गांव में हो तो, और उसमें आप देखिए कि कैसे ये लोग ईंट बनाते हैं, है ना। तो स्टिल दे आर यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। जैसे कि अब मोल्डेड मेथड जो है, मोल्ड करने वाला, मोल्ड मतलब एक सिंपल डाई है, डाई में मिट्टी जो क्ले कंटेंट है, मिट्टी है, उसको डाल दिया तो वो डाई का शेप ले लेता है, उसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस किया और उसके बाद उसको आप मतलब सन ड्राइंग एक प्रोसेस होता है, उसमें रख देते हैं, धूप में रख के ईंट को सुखाते हैं और उसके बाद वो ईंट बनती है। अभी तक आप देखे होंगे ये दिस इज द सीजन, अभी ईंट बन रही होगी। बारिश के पहले जितना ईंट ये लोग बना सकते हैं बनाते हैं, उसके बाद बारिश के लिए 3-4 महीने जनरली ईंट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर से वहाँ अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे या देखा होगा। तो ये देखिए एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कम ईंट बनाते हैं, जो मतलब छोटी छोटी यूनिट्स में घरों पे बनाते हैं, तो वो ये डिवाइस यूज करते हैं एक ब्रिक को शेप देने के लिए। ये हैंड मेथड्स हो गई कि इसको मतलब इसका जो मोल्डिंग प्रोसेस है वो हैंडमेड होता है। एक सिंपल सी इन्होंने डाई बना रखी है ईंट की शेप की और उसमें मिट्टी भर दिया, उसको हाथ से उसने दबाया और फिर जब ये हो जाएगा थोड़ी देर रखे रहेंगे तो सेटिंग होने के बाद क्या होता है कि ये गैप बन जाता है और वापस इसको जमीन पे ये गिरा देते हैं, तो ईंट का शेप। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड। ये आप मशीन का है, मशीन ये इसी में इम्प्रूव्ड वर्जन है कि मशीन में क्या होता है कि उसकी ईंट का प्रॉपर साइज और शेप आता है, एज प्रॉपर आ जाता है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बड़े ही शार्प होते हैं और उसकी वजह से क्या, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है कट सर। कट के आ रही है। सर हमें तो क्लियर सुनाई दे रहा है सर, एकदम बढ़िया आ रहा है। अनुराग ऐसा है ना कि आपका जो बैंडविड्थ होगा वो हो सकता कम हो, बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है। चलिए, तो ये जो है इसी में एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मशीन के थ्रू जो है मोल्डेड ब्रिक ही है लेकिन मशीन को यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसके थ्रू ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जनरली अभी तक हमने जो पढ़ा ब्रिक क्या है, ब्रिक कहाँ यूज होती है, सेकेंड थिंग। ब्रिक को हम लोग अगर मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं तो वी कैन क्लासिफाई ब्रिक इनटू द 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द फायर्ड ब्रिक्स और सेकंड वन
इज द नॉन फायर्ड ब्रिक्स। जो ईंट को पका के बनाते हैं दैट इज नोन एज द फायर्ड ब्रिक्स, और जो बिना पका के सीमेंट को यूज करके या फ्लाई ऐश को यूज करके बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आप स्ट्रेंथ ले लेता है। अगर जहां आपने सीमेंट को ऐड किया तो ब्रिक अपने आप शेप ले लेगा, स्ट्रेंथ ले लेगा, है ना। तो इसलिए उसको होता है। यहाँ पे जब क्ले केवल यूज करते हैं तो हीट ट्रीटमेंट इसलिए, बर्निंग या हीट ट्रीटमेंट इसलिए एसेंशियल है टू गिव द सफिशिएंट स्ट्रेंथ देने के लिए ये यूज होता है। ये मेथड्स हो गई। देन अब आती है अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स। जो हम लोग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग ने वी कैन क्लासिफाइड, वी कैन 4 स्टेप्स, मतलब प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स को हम लोग वी कैन डिवाइड इट इनटू द 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज कि जो मटेरियल यूज हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले मतलब जो क्ले है, जो मिट्टी है, जो उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसका है। सेकेंड वन है जब ये आपका मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसकी मोल्डिंग अभी हम लोग ने देखा कि एक मोल्डिंग एक्सट्रूडर के थ्रू भी एक बनाते हैं और मोल्डिंग के थ्रू भी बनाते हैं। मोल्डिंग भी मैन मेड मोल्डिंग भी होता है और मशीन मेड मोल्डिंग भी होता है। वो आपने देखा। मोल्डिंग मतलब सिंपल जो क्ले का मिक्सचर है उसको एक डाई में डालना और प्रेशराइज करना, तो उससे क्या होता है वो डाई का शेप ले लेता है। फिर उस डाई से बाहर निकाल लीजिए और उसको सन ड्राइंग करते हैं, वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। सॉरी। तो ये है। तो इस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक्स को हम वी हैव डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेप्स। पहला है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। जो ये मिक्सचर है, जो क्ले है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फिर मोल्डिंग है, इसके बाद सन ड्राइंग है। तो ड्राइंग को भी इनिशियली हम बता रहे हैं कि 2 तरह से करते हैं। एक तो सन ड्राइंग है, दैट इज द वेरी कॉमन, कि धूप में रख के उसको सुखाया जाता है। लेकिन ये इट इज द टाइम टेकन प्रोसेस है, और समटाइम्स अगर रेन्स वगैरह आ जाती है तो यू विल बी द लूजर, मतलब ये होता है कि बहुत सारा नुकसान होगा। तो मशीन ड्राइंग है जिसमें कि बड़े बड़े ओवन यूज किए जाते हैं ईंट को, ब्रिक को सुखाने के लिए। वो थोड़ा एडवांस मेथड है, लेकिन डेफिनेटली जो चीज सन में होगी वो फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगी। जब आप मशीन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा। उसमें ड्रायर्स है, जनरली वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं, तो आपका डेफिनेटली कास्ट ऑफ ब्रिक बढ़ता जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में, क्योंकि उस ब्रिक का भी डिमांड एक हाई क्वालिटी वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे उस क्वालिटी की ब्रिक्स को यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग है, डिपेंड है। जो सिंपल सन ड्राइड वाली ब्रिक्स हैं वो लोकल मार्केट में बिक जाती हैं। अगर फॉर्चुनेट हैं, आप रेंज नहीं हुआ या रेंज से आप अपना ब्रिक को प्रोटेक्ट करने में सफल रहे तो इट आल्सो गिव द गुड क्वालिटी। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह से बनाए। जैसे इस पर्टिकुलर केस जो लास्ट सीजन था, इसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम अक्टूबर देयर वाज नो रेन, कोई अक्टूबर के बाद कोई बारिश नहीं। तो जो भी ब्रिक्स बनी है उनमें कोई डैमेज नहीं हुआ और वो अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कई मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले में, कि आपको प्रिपरेशन ऑफ क्ले जो बनाना है, जो मिक्सचर बनाना है। क्ले हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं, देखिए सॉइल को भी फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है। आप लोग को एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता होगा क्ले, सैंड, सीड। तो क्ले पोर्शन जहाँ पे कि क्ले जनरली फाइन पार्टिकल्स को हम लोग क्ले कहते हैं, उससे जो थोड़े से बड़े होते हैं कोर्सर होते हैं उसको सैंड कहते हैं, और उससे भी बड़े होते हैं उनको सिल्ट कहते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं वही मिट्टी हम लोग ब्रिक के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे जो बनी हुई ब्रिक होती है उसमें बीच में पोरस नहीं होती है, उसमें एयर पॉकेट्स नहीं रहते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। क्ले अपने आप में एक प्रकार से सीमेंट है। अभी आप लोग जब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, जो क्ले सीमेंट बनती है तो बेसिकली क्ले से ही बनती है। अगर क्ले को ही बहुत फाइन कर दिया जाए तो वो सीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इसमें है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग में मतलब क्या करना है कि जहां से आपको जनरली आपने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग आप में से कितने लोगों ने देखा है बताइए। सर मैंने श्रवण ने देखा है, यस सर, उदित ने भी देखा है।
अच्छा क्या होता है गांव में देखिए, हाँ विलेज में जगह जगह यहाँ पे खेत सर किसी किसी का खेत लेकर उसका टॉप लेयर का 1 फुट तक का खोद कर उसको साइड करके एक बना दिया जाता है मोल्ड, और उसको फिर ये अच्छा लोग और तोड़ तोड़ कर पानी में फुला उसके कर लिए एक तरीके से उसके लिए जैसा उसके लिए किसान को पैसा मिलता है कि नहीं, जिसके खेत से यस सर, मिट्टी उठाई यस जाती सर, है, यस मिलता है पैसा सर। पैसा मिलता है। या तो यस सर, यस सर सर। स्क्वायर फुट पे मिट्टी बेचते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, देखिए फार्मर्स जो होते हैं वो इसलिए एग्री कर जाते हैं सॉइल को बेचने के लिए कि उनको दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जो मिट्टी बेचते हैं आप लोग जैसे बता रहे हैं पर स्क्वायर फीट या जो भी उनका एक यूनिट है उसका उनको पेमेंट होता है, और दूसरा और बताइए क्या फायदा होता है। मछली सर पालन, एग्रीकल्चर में भी जैसे जो हाई होता है डाउन करते हैं मछली पानी पालन, के लिए मछली भी। पालन। वेरी गुड, उनका नेचुरली जो होता है वो लोअर एरिया में उनका खेत आ जाता है, तो जो रेन वाटर की जब हम लोग बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो वो नेचुरली ही उनको खेत में पानी जमा होने लगता है। तो खेत में पानी जमा होने लगता है, तो उससे जो स्पेशली जो धान की खेती करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, खेत में अपने आप पानी आने लगा। दूसरा वो कंडीशन है जहाँ पे कि मछली पालन के लिए प्रमोट करना चाहता है, तो अपने आप उनका तालाब भर जाता है, तो उनको विन विन सिचुएशन होती है फार्मर्स की, इसलिए वो एग्री कर जाते हैं अगर उनकी सॉइल उस तरह की है जहाँ पे क्ले कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का पर्पस क्या होता है कि जनरली सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब हमारा यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, स्मॉल साइज ऑफ द पेबल्स जिसको कह सकते हैं वो रहते हैं। ऊपरी लेयर में जो क्रॉप रहती है उसके रेजिड्यू, रूट्स, स्टॉक वगैरह रहते हैं, तो वो सबको वो हमारी जब जो हम लोग ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो क्ले तैयार कर रहे हैं वो इट शुड बी फ्री ऑफ दिस थिंग्स, मतलब उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, उसमें रूट स्टॉक्स या इस तरह के चीजें नहीं होना चाहिए। रूट स्टॉक्स होंगे तो क्या होगा कि जब वो उसमें हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे, आग लगाएंगे, जब मिट्टी में बर्निंग करेंगे तो वो रूट स्टॉक जल के कोयला हो जाएगा और फिर वो वहां पे आपको स्पेस क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो हम लोग को हमेशा कोशिश ये करना है कि रूट स्टॉक्स उसमें ना रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि जनरली जो उनकी जहां पे भी आपको जिस खेत से जिस एरिया से मिट्टी लेना है वहां की टॉप सॉइल है जनरल 20 सेंटीमीटर या उससे कम, 200 मिलीमीटर डेप्थ लिखा रिकमेंडेड ये है, लेकिन जनरली आप 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हम लोग माना जाता है कि टॉप जो 15 सेंटीमीटर सॉइल होती है वही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम आती है। वहां पे 15 to 20 सेंटीमीटर तक में आप देखेंगे कि पुरानी क्रॉप जो लास्ट जो आपकी क्रॉप थी उसके जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं, जो रूट स्टॉक्स हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं। तो बेटर है कि इस सॉइल को आप अलग कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ले जाएंगे तो आपके लिए एक और प्रॉब्लम होगा कि उसको आपको नेक्स्ट स्टेप जब क्लीनिंग होगा तो आपको एक तो क्लीनिंग का खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा आप उतनी सॉइल लूज कर देंगे। वो तो वर्ग फीट में आप कैलकुलेट कर लिया और पता चला आप रूट स्टॉक जब फेंक रहे हैं तो आपकी सॉइल 3/4 बची, 1/4 यही कचरा फेंक, तो यू विल बी द लूजर। इसलिए आप जब भी परचेज करें, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करें और उसको यूज करें तो पहले उसको अनसॉइल कर लीजिए। अनसॉइल ये आप उससे जो भी फार्मर्स यहाँ से सॉइल ले रहे हैं उससे बात कर लीजिए कि हम ऊपर की 20 सेंटीमीटर की सॉइल हम नहीं लेंगे, वो हम वहीं पे अलग करते हैं, वो हमारे लिए यूजलेस है। ब्रिक के लिए मिट्टी अच्छी है, मिट्टी में काम होगा, लेकिन ब्रिक पर्पस के लिए वो है। तो ये जैसे कि इसमें लिखा है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज taken out and thrown away. This clay is full of impurities, hence rejected for the purpose of preparation of the bricks. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस यस सर
देन अब डिगिंग, उसके बाद हम लोग जो सॉइल है उसको डग आउट करना शुरू करते हैं। डग आउट करना मतलब मिट्टी को खोदना जाते हैं, और जो हम लोग इसको एक जगह से आप उसको डग आउट कर लीजिए, खोद लीजिए, और आपकी जहाँ पे ईंट का भट्टा है, जहाँ पे कि आपको ब्रिक का प्रिपरेशन करना है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो मिट्टी को ले जाके वहां पर होल्ड कर लेते हैं, वहां पे स्प्रेड कर देते हैं, और बड़े बड़े मिट्टी के ढेर जिसको हीप्स ऑफ क्ले कहते हैं वो बनाते चलते हैं। और जनरली ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो मिट्टी के ढेर है वो 1 मीटर या 1.25 मीटर तक ऊंचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका भी एक पर्पस है, क्योंकि बहुत ऊंचे बना देंगे तो हम लोग जो अगला स्टेप्स में वेदरिंग का होता है, वो वेदरिंग में नीचे वाली मिट्टी एक्सपोज नहीं हो पाएगी ज्यादा बड़े ढेर में। तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस फार्मर्स के फील्ड से सॉइल को डग आउट कर रहे हैं, एक्सकैवेट कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाके जहां आपका ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है, जहां पे ईंट का भट्टा लगा हुआ है, उसके आसपास उसको ढेर बनाते हुए चलेंगे। और वो जो ढेर है, जो हीप्स है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.2 मीटर हाई। ये ध्यान रखना है। जनरली 660 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग को उसकी साइज बना के रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लीनिंग के पास। तो क्लीनिंग जो है, फिर नेक्स्ट स्टेप से क्लीनिंग। अगर आपने अच्छे से अनसॉइलिंग कर रखी है तो आपको क्लीनिंग पे लेस इन्वेस्टमेंट, लेस टाइम स्पेंड करना होगा। और अगर आपने वो अनसॉइलिंग वाला जो चैप्टर था, जो स्टेप था, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली नहीं किया है तो देन यू विल सफर, और आपको इसमें बहुत एक्सपेंडिचर होगा। ये एक कॉस्टली आइटम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप क्ले, जो मिट्टी वहां से लेके आए हैं, खुदाई करके लेके आए हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स, पेबल्स, जिसको बोलते हैं कंकड़ पत्थर से फ्री होनी चाहिए। और अगर मिट्टी के क्लॉट्स हैं तो उसको क्रश कर दीजिए और फाइन क्ले में बदल दीजिए। सेकेंड मतलब कंकड़ पत्थर हटा दीजिए, रिमूव द स्टोन्स, द पेबल्स फ्रॉम द एक्सकैवेटेड अर्थ, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, रिमूव द स्टॉक्स, रूट स्टॉक्स स्पेशली ऑफ द फ्रॉम द सॉइल, मतलब जो हमारी मिट्टी है उसमें क्रॉप, अगर स्टिल आप हमने अनसॉइलिंग करके लाए हैं तब भी कुछ कई बार ये होता है, कोई बड़े ट्री है या उसका है, उसकी रूट्स उसमें आ जाते हैं, तो उसको हमको अलग करना है। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब हम बर्निंग करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब बर्निंग करेंगे तो ये रूट स्टॉक वहां चल जाएगा, और जहाँ पे ये लगा होगा मिट्टी में वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, हालो स्पेस हो जाएगा, मतलब तो वो हमारे लिए ब्रिक की स्ट्रेंथ को डिटोरिएट करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये रूट स्टॉक से फ्री होना चाहिए। और थर्ड जो है, अगर हमारे पास मिट्टी में क्लॉट्स आ रहे हैं, मिट्टी के ढेले बन के आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस स्टेप में आके उसको क्रश कर देना है और उसको फाइन मतलब होना चाहिए। तो ये जो मिट्टी है, आफ्टर क्लीनिंग इट शुड बी फ्री फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट, फ्रॉम द स्टोन्स एंड पेबल्स, एंड इट शुड बी फाइन इनफ। ये 3 चीजें क्लीनिंग के बाद आपकी मिट्टी की मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए अभी ये ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, उनसे एक एक स्टेप पूछने वाले हैं, तो आप बहुत तैयार रहिए। नेक्स्ट बस ये लेके 5-10 मिनट में उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए, एक आता है नेक्स्ट वन इज द वेदरिंग। फिर क्या करते हैं इन जनरल, जो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, इस समय आप देखेंगे गर्मी के सीजन में मिट्टी की खुदाई होती है। ये आप लोग ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये देखा होगा। क्यों इस समय करते हैं बताइए अनुराग? गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद खाली होता है। हाँ हाँ, तो खेत एक तो खाली होता है, ठीक है। और क्या फायदा होता है? खेत खाली है, सर धूप होता है, धूप होता है सर। धूप होने से क्या फायदा है? सब मिट्टी भुरभुरी रहती है, खाने की मिट्टी ठीक है सूखी है,
देखिए इस समय क्या होगा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द व्हीट क्रॉप, गेहूं या जो भी क्रॉप है, उस चने की है, या उसके बाद हम लोग करेंगे तो ड्राई सॉइल है ज्यादा मिल जाएगी। अगर वही मॉइस्ट होगी तो आप देखेंगे कि वो हैवी हो जाती है मॉइस्ट सॉइल जिसमें पानी है, और दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सकेवेट एज वेल एज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ज्यादा आपको खर्चीला होगा। सूखी मिट्टी है, खर्चीली है। और इसका जो अगला स्टेप है ना, ये इसलिए ये काम गर्मी में करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप जो उसके बाद क्लीनिंग के बाद होता है दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे आपको ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका गांव में लगा हुआ है, ईंट का भट्टा लगा हुआ है, वहां पे हम लोग ये मिट्टी के ढेर बना के इसको छोड़ देते हैं और वेदरिंग कराते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो मिट्टी है वो बारिश का पानी खाए और सनलाइट खाए, जिससे कि ये क्या होता है कि इस एक्सपोजर की वजह से इसकी क्वालिटी में है ना, द क्ले इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सॉफ्टनिंग। इसकी वजह से मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी उतनी ही वो मोल्डिंग में आसान रहेगी, किसी भी चीज का शेप लेगी। और द पीरियड ऑफ एक्सपोजर वेरीज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फुल सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वेदरिंग होता है, अगर देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें यही करते हैं कि गर्मी के पहले इसको हीप्स बना के, ढेर बना के आपने फील्ड में छोड़ दिया, नेक्स्ट में ये मिट्टी पानी खाती है और एक्सपोज टू द सन होती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी सॉफ्ट होती है और फिर हमको इजी होगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल जो ज्यादा लार्ज स्केल में मिट्टी करते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी ढेर बना के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। पानी का स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल वगैरह जो भी सोर्स होता है उससे स्प्रिंकलर करके भी वही क्रिएट कर देते हैं, जो 1 या 2 वीक में इस तरह की वेदरिंग करते हैं और उसको तुरंत वो कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज में लिया। क्या बोल रहे हैं बताइए प्रत्युष? आवाज नहीं आ रही? अगेन आ रही है सर। बीच तो कट जाता है। ओके, फिर ये जो है ये वेदरिंग हो गई। इसके बाद होती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, जो क्ले जो फार्मर्स फील्ड से सॉइल आई उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज ऐड करते हैं। वो हम लोग एक अलग उसमें ये मेथड है, उसमें जो कौन से ब्लेंडिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में आगे होगा तो उसको हम लेंगे। तो ब्लेंडिंग करते हैं इस वेदरिंग के बाद। जब अब जब वेदरिंग हो गई, ऑल सीजन वेदरिंग हो गई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं आप लोग फेमिलियर है कि नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी की वुड है तो उसकी भी ये सीजनिंग या वेदरिंग करते हैं, उसको इवन पानी में डाल देते हैं। तो उस तरह की जो शीशम की लकड़ी होती है, जो आप अपने घर में फर्नीचर खुद बनाते हैं, आजकल तो फर्नीचर खुद बनाने का काम कम हो गया है, बस मार्केट ओरिएंटेड फर्नीचर होता है। लेकिन पहले के लोग क्या होते थे, शीशम के बड़े बड़े वो ले आते थे, पिलर्स जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं ऊपर ले आते थे और उसको बारिश में डाल देते थे, वेदरिंग कराते थे, या इवन समटाइम्स पानी में डाल देते थे। उससे फायदा क्या होता है कि वो बहुत ही सीजनड लकड़ी हो जाती है और उसमें दीमक वगैरह का कभी अटैक नहीं। इस प्रोसेस को हो सकता है गांव में अभी भी स्टिल यूज में होगा और कोई लोग देखे होंगे, आप लोग ने देखा है। सेम चीज सॉइल के साथ पहले सर जो पुल बनते थे पुराने पुल में यूज होता था सर, उनको जैसे रिवर के ऊपर पुल बनते थे तो उसमें ही डाल के छोड़ा जाता था सर कुछ दिनों तक। वेरी गुड। हाँ, जो पुराने पुल यूज होते थे उस समय स्टील कम हुआ करता था, तो वुड के पुल आज भी पहाड़ों वगैरह पे आप देखेंगे इस तरह के पुल है और उनको इसी तरह से यूज किया जाता है। नदी में पानी में डाल देते हैं और भी डालते हैं, वो सीजनिंग कहलाता। वहां पे सीजनिंग वर्ड होता, वुड की सीजनिंग कराना, जिससे वुड और मैच्योर हो जाती है। और वैसे भी सर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वेदरिंग कराते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद ब्लेंडिंग हो गया। ब्लेंडिंग में इस स्टेज पे हम लोग और भी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, वो इंग्रेडिएंट कौन से मिलाते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। देन टेम्परिंग। अब ये स्टेज है, टेम्परिंग ऑफ द क्ले इज ब्रॉट टू द प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इट इज मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। मतलब
मोल्डिंग के पहले जो भी ऑलरेडी सॉफ्टनिंग हो गई, उसके बाद भी उसको हम लोग और ऐसा सॉफ्ट कर लेते हैं, ऐसा उसका मिक्सचर बार बार पानी के साथ मिला के इस तरह का कर लेते हैं प्रॉपर शेप में कि अब हम जिस भी डाई में इसको डालें तो उसका शेप इजीली ले लें, ना बहुत लिक्विड में हो ना बहुत सॉफ्ट हो। अगर आप कम पानी मिला होगा, थोड़ा हार्ड होगा तो उसका शेप नहीं ले पाएगा, और अगर बहुत लिक्विड होगा तो भी वो शेप नहीं ले पाएगा और बहुत सारा मटेरियल हो सकता है ड्रेन आउट होता है। तो एक मिक्सचर बनाना जो कि हम लोग को प्रॉपर नेक्स्ट जो इसकी स्टेप है मोल्डिंग की, उसमें इजीली हो सके, तो इस स्टेज को, इस ऑपरेशन को हम लोग टेम्परिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इस टेम्परिंग में क्या करना है, मतलब टेम्परिंग ऑफ द क्ले इज ब्रॉट टू द प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड इट इज मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। टेम्परिंग क्या होता है, अगर आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में लोग पैर से ही उसको कुचल के क्या बोल सकते हैं, दबा दबा के उसकी सॉफ्टनिंग करते हैं, है ना, वो क्यों करते हैं, सॉफ्टनिंग करने के लिए। और अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पर 15 से 20,000 ब्रिक्स बनानी है आपको एट ए टाइम, तो वहां पर हम लोग एक पग मिल करके होती है उसको यूज करते हैं। अदरवाइज गांव में कई जगह आपने देखा होगा एनिमल्स को भी यूज करते हैं इस टेम्परिंग के लिए, उसको मिट्टी के ऊपर एनिमल को चला देते हैं। फार्मर्स, छोटे फार्मर्स खुद ही करते हैं, लेकिन दैट इज द वेरी डेंजरस इस सेंस में है कि उससे लोगों के पैर खराब हो जाते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग रन आप देखेंगे फार्मर्स के वो पैर पूरा गलने लगते हैं, तो वो एक बहुत ही मतलब नॉन रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, उसको हम लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए कौन बताएगा